हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट्स, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। आज की क्लास में हम सीटेट सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण नहीं है? हमसे पूछा गया कि कौन सा उदाहरण इसका नहीं है। चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागे में मोती पिरोना। तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें से सूक्ष्म गामक कौशल का कौन सा उदाहरण नहीं है। जो कौशल होते हैं ये दो प्रकार का होता है, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल दूसरा होता है सूक्ष्म गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल में शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है, जैसे पैर, हाथ और धड़ का उपयोग होता है। जैसे आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, तेज चलना, दौड़ना, कूदना, तैरना। ये स्थूल गामक कौशल के उदाहरण है, जिसमें हमारी जो शरीर की बड़ी मांसपेशियां होती है वो कार्यरत होती है, इसका उपयोग होता है। सूक्ष्म गामक कौशल जो होता है, इसमें शरीर की जो छोटी मांसपेशियां जैसे उंगली, कलाई का उपयोग होता है, जिसमें अधिक सटीकता और ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे कि चित्र बनाना, सुई पकड़ना, धागे में मोती पिरोना। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना और धागे में मोती पिरोना, तीनों तो किसके है? सूक्ष्म गामक कौशल के उदाहरण है। लेकिन तेज चलना किसका उदाहरण है? ये स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन तीसरा जो है वो क्या है? सही है आंसर इसका। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। कौशल दो प्रकार के होते हैं, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। जिसमें स्थूल गामक कौशल जो होता है, इसमें हमारे शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है वो काम आती है, जैसे कि हाथ, पैर, धड़, इसका प्रयोग होता है। इसमें तेज चलना, दौड़ना, कूदना शामिल है। जो सूक्ष्म गामक कौशल होता है, इसमें हमारे शरीर की जो छोटी मांसपेशियां जैसे कि उंगली हो गई, कलाई हो गई, इसका प्रयोग किया जाता है। आप चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उंगलियों का करते हैं ना। सुई पकड़ने के लिए हम अपनी उंगलियों का करते हैं। धागे में मोती पिरोने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अपनी उंगलियों का करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेज चलना। ये सूक्ष्म गामक कौशल से रिलेटेड नहीं है। किसका है? ये स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। प्रश्न 2, विकास का अधोभागी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। यानी जो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है? ये जटिल से सरल की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, केंद्र से बाहर की ओर होता है। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर, यानी कि हाथ, पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बच्चा पहले अपनी रीढ़ की हड्डियों और छाती पर नियंत्रण कर पाता है, फिर अपनी बाहों और हाथ पर, सबसे अंत में उंगलियों से चीजें पकड़ना सीखता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये जटिल से सरल नहीं है। जो विकास का सिद्धांत होता है वो सरल से हमेशा जटिल की ओर होता है, इसलिए गलत है। सिर से पैर तो हमारा सेफ्लोकोडल वाले में होता है, जिसमें बच्चा पहले सर पे नियंत्रण करता है, फिर अपने धड़ पे, और लास्ट में वो क्या करता है? चलना सीखता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है केंद्र से बाहर की ओर। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के द्वितीय कारक है? तो आप जल्दी से मुझे बताएं, समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है? परिवार, विद्यालय, मीडिया या मित्र? समाजीकरण के दो घटक होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कारक। ठीक है। प्राथमिक क्या होता है? यह बच्चे के जीवन का पहला दायरा है। इसमें माता पिता, परिवार आता है। इसमें बच्चा क्या करता है? बुनियादी बातों को सीखता है। द्वितीय कारक, जब बच्चा परिवार से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया से सीखता है, तो इसे द्वितीय कारक कहते हैं। इसमें बच्चा क्या? औपचारिक नियमों और व्यवहारों को सीखता है। तो इसमें द्वितीय कारक में क्या होगा? विद्यालय, किताब, मीडिया, ये सारे किस में आएंगे? द्वितीय कारक में। लेकिन जो प्राथमिक कारक में, इसमें कौन है? माता पिता, दोस्त, परिवार, ये प्राथमिक कारक में आता है।
परिवार और मित्र तो हो गया प्राथमिक कारक, यानी ये दोनों तो नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचा, विद्यालय और मीडिया, तो ये दोनों किस में आएंगे, द्वितीय कारक में, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ, सेकंड और थर्ड। विद्यालय और मीडिया द्वितीय कारक में आता है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। प्रश्न 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं और परिकल्पना निगनात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संक्रियाओं पर क्रियाएं होता क्या है। इसका मतलब होता है कि बच्चे अपने ही विचारों पे क्या करते हैं, दोबारा विचार करते हैं। अपने विचारों पर दोबारा विचार करना, दोबारा सोचना या विचार करना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संक्रियाओं पर क्रियाएं। और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से एक परिकल्पना या बच्चा अनुमान लगाता है और फिर तर्क के आधार पर उसे व्यवस्थित रूप से जांचता है। तो अब आप बताइए इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। आप मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। जो संवेदी गामक होता है ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें बच्चा किससे, संकेतों के माध्यम से सीखता है। संकेत है ना, सिंबल्स होते हैं, इंद्रियों द्वारा सीखता है बच्चा। और इसकी विशेषता क्या होती है, वस्तु स्थायित्व, स्थायित्व। और जो पूर्व संक्रियात्मक होता है इसमें जीववाद आ जाता है, यानी एनिमिज्म, अहम केंद्रित प्रतीकात्मक सोच हो जाता है। जो मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, जीववाद का अंत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अहम केंद्रिता का अंत हो जाएगा। इसमें एक चीज आ जाता है, संरक्षण आ जाता है बच्चे में, और मूर्त चिंतन बच्चे करने लगते हैं, यानी कि वस्तुओं को देख के उस पर वो चिंतन कर सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, ये दोनों स्तर की जो मानसिक क्षमताएं चौथी अवस्था में आती है। यानी कि जो ये संक्रियात्मक और जो हमने निगनात्मक परिकल्पना वाले अवस्था पढ़ी, ये किस में आएगी, औपचारिक संक्रियात्मकता में आएगी। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, इसमें बच्चे में हाइपोथीसिस आ जाती है और अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन फोर्थ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न 5 है, जीन पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया गया है। जल्दी से आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। सीखने की तत्परता, नकारात्मक पुनर्बलन या प्रतिस्पर्धी भावनाएं या कार्यात्मक स्थिरता। तो जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चे जैविक परिपक्वता के साथ सीखते हैं, यानी कि जब बच्चा किसी आयु स्तर या विकासात्मक चरण में पहुंचता है तो उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से चीजें करने की क्षमता आ जाती है ना। पहले वो छोटी चीजें करेगा, फिर धीरे धीरे जाके वो बड़ी चीजों को करने लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सीखने की तत्परता। यानी कि बच्चा पहले छोटी छोटी चीजों को करेगा, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसका कार्य क्षमता बढ़ेगा, वो चीजों को और गहराई से करना शुरू कर देगा। और ये जो नकारात्मक पुनर्बलन है, इसके बारे में तो बीएफ स्किनर ने बोला था, जो व्यवहारवादी के समर्थक थे। प्रतिस्पर्धी भावनाएं जो है, क्या हमें बच्चों में ऐसी भावनाएं विकसित करनी चाहिए जिससे कंपटीशन हो बच्चों के बीच। जीन पियाजे ने प्रतिस्पर्धा के बजाय स्वयं करके सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और है कार्यात्मक स्थिरता, क्या ये एक मानसिक बाधा है जो समस्या समाधान में बाधा डालती है, यानी बच्चों को किसी समस्या को हल करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सीखने की तत्परता। यानी कि जीन पियाजे ने बताया है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है, वो सरल कार्य से जटिल कार्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। प्रश्न 6 है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानते हैं और उनका मानना है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किए बिना नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार अमरजीत किस अवस्था में है। तो आपको इसमें बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को जो है 3 स्तरों में बांटा है और 6 चरणों में बांटा है। तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या ये आज्ञाकारिता और दंड उन्मुक्ता का है, या साधनात्मक उद्देश्य उन्मुक्ता का है, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुक्ता का है, या कानून और व्यवस्था मानने के स्टेज पर है। तो ये जो आज्ञाकारी और दंड उन्मुक्ता है, इसमें बच्चा केवल सजा से बचने के लिए नियमों को मानता है, यानी कि सजा से बचने के लिए क्या कर रहा है, वो नियमों को मान रहा है।
और ये जो यंत्रीय उद्देश्य उन्मुख है यानी कि साधनात्मक उद्देश्य उन्मुखता, इसमें बच्चा किस लिए करता है? अपने फायदे के लिए, अदला बदली के लिए नियमों को मानता है। तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता में क्या होता है? हम दूसरों के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों के नजर में खुद को अच्छा दिखाने के लिए, प्रोत्साहन पाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि खुद को अच्छा दिखाने के लिए, खुद की तारीफ सुनने के लिए, अच्छा दिखाना। और जो कानून और व्यवस्था उन्मुखता है, इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम और कानून को मानता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? नियम और कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। उसको लगता है कि अगर वे कानून का पालन नहीं करेगा तो इससे क्या हो जाएगी? समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए उसका क्या करता है? वो कानून को मानता है। कानून को मानना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है कानून और व्यवस्था उन्मुखता। ये दोनों तो प्रथम स्तर में आ जाएंगे और ये दोनों है पारंपरिक स्तर के। इसमें चौथा चरण जो है, इसमें बच्चा क्या करता है? स्वयं की इच्छा से कानून को मानता है। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, यानी कि वो प्रश्नों का हल ढूंढ नहीं पा रहे। तो विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? क्लास में बच्चों को एक काम दिया गया जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? समस्या का सामना कर रहे हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर निकाल कर दे देना चाहिए कि तुम इसमें से लिख लो, या उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए देना चाहिए कि इस कार्य को तुम छोड़ दो और ये दूसरा आसान कार्य है उसको कर लो, या फिर प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, या अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को और जटिल बना देना चाहिए। बच्चों को कंफ्यूज कर देना चाहिए ताकि कि वो जो प्रश्न है वो और ज्यादा ही क्या बन जाए? कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएं, आपको क्या लग रहा है? यदि हम बच्चों को नकल करने के लिए दे देंगे तो इससे बच्चे क्या होंगे? बच्चों का जो मानसिक विकास है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यदि हम उसे बोले कि तुम ये कार्य छोड़ के दूसरा कार्य करो तो वो क्या चुनौती से भागना सीख जाएंगे और कभी भी उनका शिक्षण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर हम उन्हें अस्पष्ट निर्देश देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई भी कार्य करने से पहले बहुत उन्हें डर लगेगा या डर महसूस करने लगेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्रश्न से संबंधित संकेत देना, जिसमें शिक्षक क्या करेगा? बच्चों को संकेत देगा, सुराग या हिंट देकर समस्या का हल करने में क्या करेगा? उसकी सहायता करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न 8 है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन। संवर्धन होता है बढ़ाना, यानी बढ़ाने में। संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? यानी किसके एडवोकेटेड थे वो? सामाजिक पृथ्वीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, या कंठस्थीकरण, या निष्क्रिय अनुकरण। आप जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चों के सीखने में समाज और संस्कृति की मुख्य भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? समाज और संस्कृति की। यदि हम बच्चों को समाज में पृथ्वीकरण रखेंगे तो इससे बच्चे क्या होंगे? समाज से अंत्यक्रिया नहीं कर पाएंगे और वे सीख भी नहीं पाएंगे। यदि हम बच्चों को कंठस्थीकरण करवाएंगे तो इससे क्या होगा? बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान को निर्मित नहीं कर पाएंगे और ये तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का गुण हो जाएगा। अगर बच्चों को हम निष्क्रिय अनुकरण करवाएंगे तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं और जो उन्हें सही और अर्थपूर्ण लगता है वे उसी कार्य को दोहराते हैं। और ये जो सांस्कृतिक उपकरण का प्रयोग है, इसके बारे में लेव वाइगोस्की ने अपना समर्थन दिया है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति बच्चों को सोचने और सीखने के लिए सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा और मानचित्र प्रदान करती है। ठीक है, तो यानी लेव वाइगोस्की ने बोला है कि जो सांस्कृतिक उपकरण है वो बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है और बच्चों की सोचने की क्षमता को और ज्यादा ही विकसित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। प्रश्न 9, शिक्षा प्रगतिशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे रखना चाहिए? जल्दी से मुझे बताइए आप। जो प्रगतिशील शिक्षा है, सबसे पहले इसके जनक कौन है? जल्दी से कमेंट में बताओ। इसके जनक है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, ये इसके जनक है। इन्होंने बोला है कि जो बच्चे हैं
वो विद्यालय में निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते हैं, बल्कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेके सीख सके। तो इसमें किसको केंद्र में रखा जाता है? विद्यार्थी को, अभिभावक को, अध्यापक को या परीक्षाओं को? अभिभावक का काम तो सिर्फ मार्गदर्शन का होता है, मार्गदर्शन करता है बच्चों का सीखने में। अध्यापक क्या है? अध्यापक को केंद्र में रखना चाहिए ताकि वो अपना पाठ सुना दे और बच्चे चुपचाप सुनता रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परीक्षाओं को रखना चाहिए, बच्चों को कठोर शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग करके सिखाना चाहिए जिससे बच्चे कुछ सीख ही ना हासिल कर पाए। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें जॉन डीवी ने किसको समर्थन दिया? विद्यार्थियों को केंद्र में रखने पर। जहां भी प्रगतिशील शिक्षा आए तो उसमें आपको किसको केंद्र में रखना है? विद्यार्थियों को। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। बच्चा इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेके सीखता है, बच्चे आपस में सहयोग करते हैं, इससे एक दूसरे का क्या होता है? विकास होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेटिव लर्निंग कर पाते हैं। तो आप इन सब चीजों का याद रखना। प्रश्न 10, अहमद मनोचिकित्सक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? वो काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? यानी कि उसको कैसे काउंसिल करना चाहिए कि बच्चा अपनी बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके। तो उसमें कौन सी बुद्धि है? स्थानिक है, प्राकृतिक है, संगीतात्मक है या अंतरवैयक्तिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक बुद्धि जो होती है इसमें व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की भावनाएं, इच्छा, प्रेरणा और व्यवहार को समझने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। यानी कि ये वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के व्यवहार को, भावनाओं को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक काउंसलर होता है वे भी व्यक्तियों की जो मानसिक और भावनात्मक मुद्दों को समझते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। ठीक, तो इसका ये सही आंसर है अंतरवैयक्तिक बुद्धि। और ये जो स्थानिक है, स्थानिक क्या करते हैं? किसी चीज में स्पेशल होते हैं। ये बुद्धि मानसिक रूप से चित्र बनाने की क्षमता से संबंधित है, जैसे कि आर्किटेक्ट हो गया, पायलट या नाविक। ये जो प्राकृतिक वाले होते हैं, प्राकृतिक बुद्धि वाले, वो प्रकृति के जो पर्यावरण को समझने में बहुत ज्यादा ही क्या रहते हैं? उनके पास बुद्धि रहती है। यानी कि ये बुद्धि प्राकृतिक और पौधों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण को समझने से संबंधित है। इसमें कौन आएंगे? किसान आएगा, जीव विज्ञानी आएंगे, जीव विज्ञान विज्ञानी जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो संगीत में है, इस बुद्धि में लय, स्वर, पिच और संगीत के पैटर्न को पहचानने और बनाने की क्षमता होती है, जैसे गायक और संगीतकार। इसमें कौन आएगा? गायक, संगीतकार। इसका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो दूसरों की भावनाओं को क्या करे? समझे, दूसरों की भावनाओं को समझे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न 11, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में जब शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम करवा रहा होता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप ये समझो कि सहयोगात्मक अधिगम होता क्या है। इसमें सभी मतलब अलग अलग शिक्षार्थी होते हैं जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं? अधिगम करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए इसमें अधिगम? एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्धारण करना चाहिए शिक्षक को, या विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण करने का निर्देश देना चाहिए कि तुम्हें जो कार्य दिए वही तुम करके दिखाओ। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए, या विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, अलग अलग शिक्षार्थियों का समूह बनाना चाहिए। तो जो एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण है, यदि हम ऐसे करेंगे तो जो सबसे अच्छे अच्छे विद्यार्थी रहेंगे वो तो ऊपर चले जाएंगे, जिनकी बुद्धि कम है या जो थोड़ा कम सीखते वो क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या है कि हमें सभी को साथ लेके चलना है, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए, इससे तो छात्रों का ज्ञान सीमित हो जाएगा, जबकि सहयोगात्मक अधिगम में छात्र स्वयं करके सीखता है। चर्चा और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, यदि हम चर्चा और वाद विवाद प्रतिबंधित कर देंगे तो छात्र आपस में बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, तो इससे बच्चे सीखेंगे क्या? तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चौथा है विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। हाँ, यही इसका आंसर होगा। इसमें हम क्या करेंगे? जो अलग अलग शिक्षार्थी होते हैं उनका हम समूह बनाएंगे, जिसमें वे नई चीजों को क्या करेंगे? सीखेंगे और आपसी समझ को भी विकसित करेंगे। क्या करेंगे? नई चीजें सीखेंगे और आपसी समझ क्या होगी? इनकी विकसित होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, विविध शिक्षार्थियों का समूह बनाना। सहयोगात्मक अधिगम के लिए अध्यापक को मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थियों का समूह बनाना चाहिए ताकि एक सहयोगात्मक अधिगम किया जा सके।
प्रश्न 12, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापिका लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वे क्या कर रहा है? बताइए जल्दी से मुझे आप कमेंट में। रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है, या जेंडर समानता का पालन कर रहा है, या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। तो जैसे हमें पता ही चल रहा है कि अध्यापक क्या कर रहा है, लड़कियों को अवसर नहीं दे रहा है। किसको अवसर दिया जा रहा है? लड़कों को क्या कर रहा है? अवसर दे रहा है। अध्यापक क्रिकेट पर चर्चा के दौरान लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। यह पारंपरिक और नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है, यानी कि क्या है, क्रिकेट लड़कों का खेल है। तो वो किसको ज्यादा पालन कर रहा है? वो जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, जिसमें वो क्या कर रहा है? जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। वो उसको न तो चुनौती दे रहा है न कम कर रहा है। जेंडर अगर समानता का पालन करता तो लड़का और लड़कियों को क्या करता? दोनों को बराबर मौके देता। लड़का और लड़कियों को क्या देता? बराबर मौके देता। लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं कर रहे हैं। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहे नहीं, इसमें तोड़ भी नहीं रहे, उसको तो और बढ़ावा दे रहे कि लड़कियां खेल में अच्छी नहीं होती है, लड़के खेल में अच्छे होते हैं। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जेंडर पूर्वाग्रह क्या होता है। जो जेंडर पूर्वाग्रह है, इसमें एक समूह दूसरे समूह के लोगों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है। ठीक है, यानी कि जो लड़के सोचते हैं हम ज्यादा अच्छे हैं और लड़कियां क्या होती है? कमतर होती है। एक समाज दूसरे समाज के प्रति क्या सोचता है? कि वो कमतर है हमसे। आपको याद रखना है कि जो जेंडर पूर्वाग्रह होता है, इसमें एक समूह दूसरे समूह के लोगों के प्रति कैसा सोच रखता है? नकारात्मक सोच रखता है। तो इसका आंसर क्या था? सेकंड, जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। प्रश्न 14, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में, सत्र के दौरान सभी विद्यार्थियों के लिए, केवल सत्र के अंत में, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? अब जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। रचनात्मक आकलन जो होता है वो क्या होता है? रचनात्मक आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है, बच्चों की प्रगतियों को जांचना है और शिक्षण की जो पद्धति है उसमें भी सुधार करना है। तो ये कैसा होना चाहिए? केवल सत्र के आरंभ में। सत्र के आरंभ यानी कि जो पहले हम आकलन करते हैं वो तो हम पूर्व ज्ञान के लिए करते हैं कि बच्चे को किसी चीज के बारे में कितनी नॉलेज है। सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए हम नहीं करते हैं। केवल सत्र के अंत में यानी कि लास्ट में जो मूल्यांकन होता है वो हम क्यों करते हैं? बच्चों को पास या फेल करने के लिए, पास फेल करने के लिए या ग्रेड देने के लिए इसका यूज करा जाता है, ग्रेड देने के लिए। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहता है? कि बिना किसी भेदभाव के कक्षा के हर बच्चे के लिए होना चाहिए। आकलन कैसा होना चाहिए? आकलन सभी बच्चों की क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, सत्र के दौरान सभी विद्यार्थियों के लिए। ऐसा आकलन होना चाहिए जो सत्र के शुरू होते होते लास्ट तक चले, यानी कि जो हमेशा चलता रहे, निरंतर चलता रहे, वही होता है। ऐसा ही आकलन होना चाहिए। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? श्रीलंका की राजधानी या श्रीलंका की राजधानी शहर कौन सी है? इसमें ये शहर गलत लिखा हुआ है। श्रीलंका की, आप सही कर लीजिए, श्रीलंका की राजधानी क्या है या कौन सी है? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आप अपने शहर में पानी के संकट को कैसे हल करेंगे? जल्दी से आप मुझे बताएं, आलोचनात्मक इनमें से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? तो जो आलोचनात्मक चिंतन होता है वो क्या होता है? इसमें छात्र किसी समस्या को अलग अलग पहलुओं से सोचता है तथा नए उपाय खोजने का प्रयास करता है। पहले तो अलग अलग पहलुओं से सोचेगा, फिर उसके नए नए तरीके खोजने का प्रयास करेगा। तो जैसे कि ये श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? ये तो तथ्यों पर आधारित, इसमें कहाँ से हमारा आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो रहा है? ये तो नहीं होगा। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये केवल सामान्य ज्ञान की जानकारी है, इसमें छात्र चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये बंद अंक वाला यानी कि क्लोज एंडेड प्रश्न है। इसके लिए गहरे सोच विचार की तो जरूरत है ही नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। क्या आंसर है इसका सही? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। आप अपने शहर में पानी के संकट को कैसे हल करेंगे?
जो पानी का संकट है उसे सुलझाने के लिए कोई एक निश्चित हल नहीं हो सकता है ना। इसमें बच्चा क्या करेगा, पहले अलग अलग पहलुओं पे विचार करेगा, इसके बाद नए नए तरीके सोचेगा कि इस संकट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे सीडीपी के क्वेश्चंस। ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने सही हुए, 12, 13, 14 या उससे ज्यादा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।